नमस्कार, टीवी 4 में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू हैं कैप्टन प्रेम नाहर जी, जो रिटायर हुए थे 1979 में। वो अग्निपथ पर अपने कुछ विचार कर देना चाहते थे, तो हमने सोचा कि एक कैप्टन से अच्छा कोई बता नहीं सकता कि ये अग्निपथ कितनी कारगर स्कीम है और कितनी फेलियर स्कीम है। तो सर, स्वागत है आपका। पहले तो सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए। जो मेरा नाम आपने अभी बता ही दिया है दर्शकों को। मेरा नाम कैप्टन प्रेम नाहर है। मैंने जनवरी 1969 में एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ज्वाइन किया था 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद फिर 5 साल के लिए मुझे एक्सटेंशन मिल गई, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। हालांकि वो तो मुझे पूरे तौर पे आर्मी में परमानेंट करना चाह रहे थे, लेकिन मेरी घर की कुछ ऐसी समस्याएं थी कि मैं रेगुलर ना हो करके, आर्मी में परमानेंट ना हो करके मैंने 5 साल का एक्सटेंशन लिया। तो 10 साल की सर्विस रही मेरी आर्मी में। उसके बाद में, जैसे अभी आपने बता ही दिया है, अप्रैल 79 में मैं आर्मी से रिलीज़ हो करके आ गया था। बाकी मेरी आर्मी के लाइफ के बारे में तो काफ़ी कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम फोकस करेंगे आपके मेन टॉपिक पे। जी, अग्निपथ जैसे आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, चारों तरफ इसी पर जो हंगामा हो रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, लेकिन जो नाराजगी है वो कितनी जायज़ है? देखिए, मुझे तो वैसे टू बी वेरी फ्रैंक समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, ऐसी क्या परेशानी हो गई थी, जो अभी तक तो जो रिक्रूटमेंट करते थे जवानों की, क्योंकि ये लोअर रैंक्स के लिए किया है इन्होंने। ऑफिसर्स के लिए तो पहले था ही शॉर्ट सर्विस कमीशन, लेकिन जो हमारी स्कीम थी वो अलग थी। ये स्कीम थोड़ा सा उससे हटके है, उससे कमज़ोर है, हल्की है। तो ये क्यों बनाई ये तो गवर्नमेंट बेहतर जानती है। फंड्स की प्रॉब्लम हुई या क्या प्रॉब्लम हुई, मैं इसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताता हूँ सर, बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी अप्रैल में, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार के पास, उन्होंने एक बात कही सरकार ने कि जो बजट होता है सेना का, उसका मैक्सिमम उसमें चला जाता है सैलरी और पेंशन में ही। तो उसको कम करने के लिए, खर्चा कम करने के लिए ये सारी स्कीमें लाई जा रही हैं। जी देखिए, हमारी सेना की नफरी आज की डेट में, जहाँ तक मेरी मेमोरी है, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के करीब है। तो उस 12 लाख में से ऑफिसर्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 40-50 हज़ार, अराउंड 50,000। बाकी 11 लाख के करीब लोअर रैंक से होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सैलरी काफ़ी होती है। लेकिन अगर इस सेना की जो रिक्वायरमेंट है, जो सेना का योगदान है, अगर हम उसको देखें तो फिर लगता है कि जो भी खर्चा हो रहा है वो जायज़ है, जेन्युइन है। अगर वो खर्चा वहाँ हो रहा है तो घरों में लोग सब सुरक्षित बैठे हुए हैं। अगर सेना डेडिकेटेड नहीं होगी, अगर लोग पूरे मन से, क्योंकि ये सेना की नौकरी कायदे के तौर पे ये नौकरी नहीं है, ये एक देश के प्रति समर्पण है। वॉलेंट्री आपकी सेवा करने जा रहे हैं 5 साल के लिए। ये तो एक किस्म से देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग ने कभी नहीं देखा कि मुझे कितनी तनख्वाह मिल रही है, कभी कैलकुलेट भी नहीं करते, कभी पता ही नहीं कि डीए बढ़ रहा है, स्केल रिवाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कभी आज तक कभी बात इनकी, क्योंकि हम पैसे की तरफ को सेना के लोग ध्यान ही नहीं देते। कुछ ऐसी फीलिंग रहती है। तो जब जवान नहीं कभी सोचते इसके बारे में कि मुझे तनख्वाह कम मिल रही है, या कभी उन्होंने हंगामा किया हो हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, या कभी स्ट्राइक की हो। फौज कभी स्ट्राइक नहीं करती। तो जब आर्मी की तरफ से कभी कोई प्रेशर पड़ता ही नहीं, तो जितना खर्च कर रहे हैं, आप बाकी देशों को देखिए, उनका डिफेंस का बजट 80% तो हर देश का होता है। जितना हमारा फाइनेंस का बजट होता है उसका 80% सेना पे लगाते हैं। वो इसलिए कि भाई हमें बाहर से कोई खतरा ना हो, ताकि हमारे पब्लिक सारी सुरक्षित रहे। अब हमारे साइड, दोनों साइड में तो हमारे दुश्मन, एक साइड में पाकिस्तान है, एक साइड में चाइना है।
और जब भी आगे कभी बाई चांस परमात्मा ना करे कोई लड़ाई हो जाए तो ये तो दोनों मिनटों में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए सेना का मनोबल बना रहे, इसलिए हमें सेना के लिए ऐसी स्कीमें लानी चाहिए कि जिससे मनोबल कम ना हो कभी भी। अब ये स्कीम जो आपने अभी बात की है, इसके बारे में मैं अब क्या कहूँ, मैं पूरी तरह से खैर विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। कोई चेंज आप लाते हो सकता है जिन महानुभावों ने ये स्कीम के बारे में हमारी गवर्नमेंट को या हमारे प्रधानमंत्री जी को जो बताया, शायद उनके माइंड में कोई बढ़िया बात हो। तो ये चलो जो भी पीछे विचार रहे हों, मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं कहता हूँ चलो ओके फाइन, गवर्नमेंट के माइंड में ये बात आई और उन्होंने ये स्कीम लागू भी कर दी। लेकिन इस स्कीम के अंदर कुछ जो कमियां हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मुझे इस स्कीम से कोई इतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट स्कीमें नई लाती हैं, हर सरकार लाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इस स्कीम के अंदर कुछ संशोधन कर दिए जाएं तो मैं समझता हूँ ये स्कीम जो है काफ़ी सही भी बैठ सकती है। तो नंबर 1, आपने कैंटीन फैसिलिटी इनके लिए बंद कर दी, क्यों? समझ में नहीं आई बात। अरे कैंटीन फैसिलिटी तो उनको दो ना, वो सेना के हैं। जब एक बार सेना के अंदर चले ही गए, वो सर सेना ही नहीं मान रहे उसे, तो हाँ जी अग्निवीर मान रहे हैं। मैं वही सेना तो देखो, मैं एक बात बताऊंगा आपको, सेना में जो आगे टॉप ब्रास बैठे होते हैं वो कुछ नहीं, वो तो जो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमारी सरकार कहेगी वो तो वही बोलेंगे। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत नहीं है। बाकी के लोग जो है, बाकी की पब्लिक क्या सोच रही है, मैं वो बात बता रहा हूँ। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पर आर्मी क्लब वगैरह भी है, वहाँ हम बैठ के बातचीत करते हैं। एक तो इनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि आपको कैंटीन फैसिलिटी इनको देनी ही चाहिए, जिससे जो है एटलीस्ट चीज़ें जो है इनको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं दे रही इनको। आप मेडिकल फैसिलिटी चलो ठीक है, आप नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम इनको ECHS होती है एक स्कीम, ECHS में वन टाइम पेमेंट करके कार्ड बन जाते हैं हमारे। वो कार्ड लेकर के जाओ तो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स बैठे होते हैं, तो आपका जो है छोटी मोटी बीमारियाँ जो उनका इलाज फ्री हो जाता है। अगर बड़ी बीमारी हो जाए तो वो किसी भी सिविल हॉस्पिटल को रेफ़र कर देते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट करा लो और उसका कुछ परसेंटेज जो है समथिंग लाइक 50%, मेरे को 75% मिलता है। मेरे को भी आर्मी हॉस्पिटल से मैं ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, मुझे भी अलाउड नहीं है, मेरी हालांकि 10 साल सर्विस रही है। तो इनको हॉस्पिटल में तो वो चलो ठीक है नहीं हो सकता, कम से कम ECHS फैसिलिटी तो दो इनको, जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए फ्री दवाई मिल जाए, फ्री कंसल्टेशन मिल जाए। बड़ी बीमारी हो हॉस्पिटल को रेफ़र कर दिया, हॉस्पिटल का बिल ला के दे दें, उसका 50% या 60% जो भी देते हैं वो दे दें। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अब इन्होंने ये तो कह दिया कि जी 4 साल के बाद जब वापस आएंगे, पहली बात तो इतने यंग होंगे 4 साल के बाद जब वापस आएंगे कि उन्होंने यानी एक किस्म से अपना गोल्डन पीरियड जो है वो देश की सेवा में दे दिया। जब बाहर आएंगे इतना आसान नहीं है नौकरी ढूंढना। ये तो जवान है, मैं अफसर था, मैं जब वापस आया, बाहर आया, तब तक तो खैर मेरे तो बच्चे भी हो गए थे, तो मुझे तो बच्चों का गुजारा भी करना है ना। फिर मैंने अफसरी नहीं देखी, मैंने सब्जियां तक भी बेची, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पालने हैं। एक ऑफिसर के साथ ये हो रहा है तो अग्निवीर के साथ क्या होगा? तो इसलिए ये इतना इजी नहीं है कह देना जी अपना CRPF में जगह मिल जाएगी, BSF में मिल जाएगी या ITBP में मिल जाएगी, कह देना बहुत आसान है। वहाँ पर भी रिजर्वेशन होती है, वहाँ पर भी उन्होंने कर रखा है सिस्टम कि भाई जिनकी ज़्यादा सर्विस है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, जिसकी कम सर्विस है 4 साल वाले का वो तो बेचारा लाइन में सबसे लास्ट में जाके आएगा। और बहुत सारे जो हमारे फुल सर्विस करके आए हैं वो भी बैठे होते हैं वहाँ पर, उनको नेचुरली जिनकी ज़्यादा सर्विस है वो प्रेफर करेंगे। तो इनको आसानी से पैरामिलिट्री फोर्सेस में जगह नहीं मिलेगी इनको। और फिर अगर मिली मान लिया इन्होंने कहीं नौकरी कर ही ली, आज 4 साल या 5 साल के बाद जब वो वापस आएंगे तो वहाँ इनके बैचमेट, जैसे कॉलेज में पढ़ रहे थे बच्चे, कॉलेज से निकल के तो आएंगे ना ये बच्चे, तो कॉलेज में पढ़ता हुआ जो बच्चा जो इनका क्लास फेलो है, मान लिया उसी ऑफिस में लगा हुआ है, वो 4 साल में वहाँ पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम ऑफिसर तो बना ही होगा, और ये वहाँ जा कर के एक गार्ड की हैसियत से नौकरी शुरू करेंगे। तो इसको कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। इसी का बैचमेट जो कभी इसके साथ पढ़ता था वो वहाँ पर ऊंची पोस्ट पे बैठा होगा और ये लोएस्ट में जाके ज्वाइन करेगा क्योंकि नया है। तो इसकी सर्विस का उसको बेनिफिट देना चाहिए 4 साल का,
वो बेनिफिट जो है मेरे को नहीं मिला, एज ऑफिसर मुझे भी नहीं मिला। मैंने भी जब ज्वाइन किया तो मैंने फ्रेशर के तौर पे बिल्कुल लोएस्ट से ज्वाइन किया, और मेरे साथ 10 साल के बाद मैं आर्मी से आया, तो मेरे साथ जो पढ़ते थे वो वहाँ ब्रांच मैनेजर लगे हुए थे बैंक में, और मैं बिल्कुल अपना एज ए न्यू ऑफिसर ज्वाइन किया मैंने। तो मुझे मेरी सर्विस की कोई सीनियरिटी नहीं दी गई। तो मेरा ये सजेशन है कि जहाँ भी ये ज्वाइन करें, इनकी इतनी सर्विस उस डिपार्टमेंट में काउंटर होनी चाहिए ताकि इसको सीनियरिटी मिले। जहाँ भी ज्वाइन करें ये वहाँ जाके कम से कम 4 साल सीनियर होकर ज्वाइन करें, नंबर 1। नंबर 2, जब ये वहाँ से रिटायर हो तो इसकी ये 4 साल की सर्विस वहाँ की पेंशन, वहाँ तो पेंशन मिलेगी, तो वहाँ की पेंशन के अंदर भी ऐड होनी चाहिए। मैंने मैं आर्मी से आने के बाद मैंने बैंक ज्वाइन किया, 20 साल सर्विस की, 10 साल मेरी आर्मी की थी, तो मैंने बोला मुझे 30 साल की सर्विस के हिसाब से पेंशन दो। आज मुझे सिर्फ 20 साल के हिसाब से पेंशन मिल रही है, मेरे वो 10 साल काउंट नहीं हुए, तो वो 10 साल कहाँ चले गए, 10 साल की सर्विस कहाँ गई, वो तो बल्कि और हायर सर्विस थी। तो जब मेरी अफसरों की नहीं वो सर्विस काउंट हुई तो इनके कहाँ से काउंट होगी बेचारों की। तो वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तभी तो कोई बेनिफिट मिलता है आपको, तभी तो मन करता है कि चलो अगर गए भी 4 साल वहाँ लगा भी दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ आकर के मुझे उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। इनको वहाँ की 4 साल की सर्विस का और कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो ये भी मिलना चाहिए इनको। और फिर तनख्वाह 4 साल की, जिससे इनकी वहाँ तनख्वाह आर्मी में मान लो भाई सैलरी ले रहे थे 35,000 या 40,000, बाहर आए जहाँ भी ज्वाइन करें इनकी लास्ट पे ड्रॉन जो वहाँ थी वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए नई पोस्ट पे, उससे कम ना मिले तनख्वाह। कम तनख्वाह मिलेगी तो क्योंकि उसका परिवार उसके हिसाब से उन्होंने अपने खर्चे उसके हिसाब से कर रखे हैं, तो अब तनख्वाह कम पे लगेगा तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो उसकी लास्ट पे ड्रॉन जो आर्मी में थी उनके पास वो बाहर प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सर ये तो मेरे ख्याल से उन जो पूर्व सैनिक कहे जाते हैं उनको भी नहीं मिलता। हाँ जी, और इनको तो पूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा, तो ये तो 4 साल डालने के बाद भी बिल्कुल जीरो पर आ जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे। तो यही चीज़ जो है, ये कुछ एक चीज़ें हैं, और भी कई समस्याएं हैं जो इनके सामने आएंगी, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं भुगता रहा हूँ। मेरी वाइफ तो जो है, मैं एक डिपार्टमेंट ज्वाइन करता था तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, वो छोड़ देता था दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में। मैंने तो पता नहीं कम से कम 6-7 जॉब छोड़ी और ज्वाइन की, क्योंकि कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। जो जितनी मेरी सर्विस हो चुकी थी उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया देना चाहते हैं, सबसे पहले अंदर से आपका दिल भी तो उस जगह नौकरी करके सेटिस्फाइड हो, आपको लगे कि हाँ भाई मुझे जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे मिल रहे हैं। ना आपने आर्मी में बेनिफिट दिए, आर्मी में भी आपने विड्रॉ कर दिए सारी फैसिलिटीज़ जो बाकी जवानों को मिलती हैं, और बाहर आएंगे तो बाहर के बेनिफिट भी नहीं मिले, तो वो कहाँ जाएंगे फिर। तो वो सारे बेनिफिट जो मैंने आपको अभी जो मेन बेनिफिट बताया मैंने आपको, वो मिलने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये भी सोचना चाहिए कि 4 साल के बाद मान लिया किसी को नौकरी नहीं मिली, बड़ी सोचने वाली बात है ये। 4 साल के बाद जब वापस आ गए, नौकरी नहीं मिली, अब ये सारे बच्चे वेपन चला लिए इन्होंने, वहाँ ट्रेंड हो गए, तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये उल्टी साइड में भी जा सकते हैं कि ये उल्टी साइड में भी, क्योंकि वेपन चलाना जानी बिल्कुल सीख ही गए हैं ये, तो अगर नौकरी नहीं मिली तो ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी लग सकते हैं, जो कि हम देश के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो गवर्नमेंट को ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे ही वहाँ से भेजें, अपॉइंटमेंट लेटर दे के भेजें वहाँ से, कि भाई जाओ फलां जगह जा करके ज्वाइन करो और तुम्हें सारे बेनिफिट मिलेंगे जो मैंने बताए हैं। आपकी बात है नहीं, ये तो खैर देखो। और बाकी मैं नौजवानों से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि आपको अगर ये स्कीम अच्छी नहीं लगती तो भाई ज़्यादा बड़ी बात है तो आप मत ज्वाइन करो, आप कोई और नौकरी देख लो, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करो। ट्रेन जल रही हैं, बसें जल रही हैं, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात की है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप ज्वाइन ही मत करो, ऑटोमेटिकली ये फेल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी। लेकिन देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करो, वो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, वो नहीं होना चाहिए। हम सर किसी को भड़का नहीं रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट सोचे कि हम भड़का रहे हैं किसी को, लेकिन हम एक रियलिटी पर बात कर रहे हैं, हम धरातल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कागज़ों में स्कीम बनाना और धरातल पर उसको देखना 2 अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब मंशा क्या है, ये 4 साल क्यों रखा गया सर, मुझे ये समझ नहीं आया कि कम से कम 5 साल होता, 4 साल ही क्यों रखा गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, मैं बताऊँ आपको। हमारे देश का कानून है, आर्मी का ही कानून है ये,
कि 5 साल की अगर कोई सर्विस करता है तो उसको जितनी सर्विस की है हर साल का एक अमाउंट है वो ग्रेचुटी देना पड़ता है। हमारे टाइम में 1000 था 1 साल का, मैंने 10 साल सर्विस की, मुझे 10,000 ग्रेचुटी मिली थी। तो 4 साल वाले के लिए कोई ग्रेचुटी नहीं है, उसको ग्रेचुटी नहीं देनी पड़ेगी, वो मिनिमम 5 साल की सर्विस होगी तो ही ग्रेचुटी मिलती है सर। हर बचाने के लिए वो एक फिर सवाल उठता है कि जब से सरकार आई है टैक्सेस बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल पे कितना टैक्स हो गया है, हर चीज़ जो चीज़ हमें 50 रुपये किलो मिलती थी आज 150 रुपये किलो चीज़ मिल रही है। इतना टैक्स अर्न हो रहा है गवर्नमेंट को, वो टैक्स जा कहाँ रहा है? डेवलपमेंट के नाम पर कुछ दिख नहीं रहा है और इनको ये समझ नहीं आता हमें कि आज से दूध पे भी टैक्स लगने वाला है, जीएसटी, जो पैकेट वाला दूध आता है उस पर भी जीएसटी लगने वाला है अब। तो हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा रहे हैं, सब कुछ बढ़ा रहे हैं, फिर ये पैसे की कमी आ रही है तो क्यों आ रही है? आप कुछ देखिए, फाइनेंशियल स्कीमों के बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा टू बी वेरी फ्रैंक बता पाऊँगा, क्योंकि देखिए इसमें फिर और अलग टॉपिक हो जाएगा, वो इसके अंदर कई सारी बातें होती हैं। फाइनेंशियल कमी की वजह से ही सर ये स्कीम आई है, सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो खैर यही है भाई, गवर्नमेंट जो है पैसा बचाना चाह रही है भाई, ताकि जो ज़्यादा पैसा लग रहा है अभी तक आर्मी पे उसको रिड्यूस करना चाह रही है, जो मैं हर बंदा समझ रहा है इस बात को, उसको कम करना चाह रही हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आर्मी के ऊपर जो खर्चा करो आप इसके बारे में ये सोचो ही मत कि इसको कम करना है। कम करने का मतलब ये है कि आप अपने देश की सुरक्षा जो है उसके साथ मतलब खिलवाड़ कर रहे हो, वो वैसे ही ठीक नहीं है। मगर एनीवे अब हम ये तो गवर्नमेंट ही जानती है कि भाई क्यों कमी आई, कितनी कमी आई और इसको इससे कितना लाभ हो जाएगा, ये तो अभी से कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं जाएंगे, मान लिया भर्ती ही नहीं होंगे, और एक समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पुराने तो रिटायर होते रहेंगे, वैकेंसियाँ बढ़ती जाएंगी, नए फौज में जाएंगे नहीं। आप शायद हैरान हो जाएंगे कि चलो ये तो जवान हैं, ये तो लोअर कार्डर के लिए, ओआर कार्डर इनको अदर रैंक्स बोलते हैं, ये भर्ती तो उनके लिए है। इवन अफसर बनने के लिए भी लोग आसानी से नहीं फौज में जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जो बाहर बच्चों को जितनी सैलरी मिल जाती है, आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज पूरे देश में खुली हुई हैं, तो जो अगर हम उनके साथ कंपेयर करें, 2 बच्चे एक ही कॉलेज से आए, मान लिया एक बराबर क्वालिफिकेशन है, जो मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करता है उसकी सैलरी मिनिमम 50,000 से शुरू करते हैं, मिनिमम 50,000। और यहाँ पर जो है एक अफसर भी जब जाएगा तो वो शायद उससे कम में ही जाएगा, और फिर वो कितनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद अफसर बनता है। कम से कम 1-2 साल तो मैंने खुद अपने शरीर को इतना रगड़ा था, इतना मजबूत किया था, तब जाके तो अफसर हम बने। तो वो जो सिविल में बच्चा है, किसी कंपनी में जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, और सीधा जाएगा, इंटरव्यू देगा, अपने कागज़ दिए, अगर सिलेक्ट हो गया तो बस उसकी बढ़िया हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर फौज में जो बंदा जाता है उसको जो एडवांटेजेस मिलनी चाहिए, चाहे वो जवान है, चाहे अफसर भर्ती हो रहा है, चाहे किसी भी, वो इतनी लुक्रेटिव होनी चाहिए कि लोग उसको खुद ब खुद ज्वाइन करना चाहें, वॉलंटरली ज्वाइन करें, तब मज़ा आता है। तब जो परफॉर्मेंस देगी हमारी आर्मी वो बहुत बढ़िया देंगे और दिल से देंगे। वो जैसे हम सिविल में देखते हैं, सिविल में जैसे कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी होती हैं, तो पक्की नौकरी वाले क्या हैं कि वो कच्ची नौकरी वालों का ना घिसते रहते हैं, खुद मज़े मारते हैं ज़्यादातर, और किसी को ये पता होता है यार मेरी 6 महीने की नौकरी है, तो वो मस्ती में मौज मार के नौकरी करता, सीरियसली नौकरी करता नहीं है वो। और जिसे ये पता है कि मेरे को आगे बढ़ जाएगा, तो वो उस लालच में कि हाँ मेरा 6 महीने के बाद और बढ़ जाएगा, तो वो और मेहनत करता है कि मेरा परफॉर्मेंस देख के मेरी जॉब बढ़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो भी 4 साल के लिए है, 4 साल और बढ़ा दी जाएगी, फिर वही 4 साल वो काउंट होगी या वो 8 साल में काउंट होगी? देखिए, इन्होंने एक ये और बड़ा पॉइंट आया जो अभी आपने रेज किया है। 4 साल के बाद हमारे टाइम में ऐसा था कि जिन जिन की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक उन्होंने यार्ड स्टिक रखा हुआ था कि भाई अगर आपका लेवल इस लेवल से ऊपर है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो हमारे टाइम में 80% परमानेंट हो जाते थे। आजकल इसका उल्टा कर दिया, वो इन्होंने कहा जी हम सिर्फ 25% या 20% रखेंगे, बाकी सबको ही निकाल देंगे, बाकी सब बाहर आ जाएंगे।
तो ये तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आप उनको परफॉर्मेंस बेस्ड करो, जिनकी एक लेवल रख दो, भाई इतनी ऐसी परफॉर्मेंस है, उन सबको परमानेंट कर देंगे, तो भी बात समझ में आती है। ये परसेंटेज रख देनी कि जी आपको सिर्फ इतने परसेंट हम परमानेंट करेंगे, बाकी सबको बाहर भेज देंगे, ये तो और ज़्यादा गलत है। आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, एक परफॉर्मेंस का नाप तोल रख दो, बस जिनकी जो उस नाप तोल के अंदर परफॉर्मेंस से ऊपर आते हैं उनको सबको परमानेंट करिए। अगला जो 4 साल होगा, मैं ये पूछना चाहता, अगला साल एज ए फ्रेशर लिया जाएगा या प्रमोट होगा? नहीं नहीं नहीं, वो प्रमोट ही होगा, वो कंटिन्यूशन में आ जाएगा। वो यानी कि जब बाहर निकलेगा तो 8 साल की जॉब करके निकलेगा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं 8 साल, फिर तो परमानेंट ऑफिसर बन जाएगा 15 साल। अभी इसके कोई क्लियर नहीं है? नहीं, जनरली जब परमानेंट हो जाते हैं, परमानेंट नहीं कर रहे वो, तो फिर एक्सटेंड कर रहे हैं 4 साल के लिए बस। वो तो फिर 4 और 4 8 साल की सर्विस काउंट होगी, तो 8 के बाद में बाहर आ जाएगा वो। बस एक बेनिफिट उसको ये मिल जाएगा कि ग्रेचुटी उसको 8 साल की मिल जाएगी, बस, और कोई खास बड़ा बेनिफिट नहीं होना। हमारे पास भी कोई ऐसा वो है नहीं कि वो 4 साल गिने जाएंगे, 8 साल, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा होता है 6 महीने के लिए रखा, फिर उसको हटा दिया, फिर उसको 6 महीने बढ़ा दिया, लेकिन वो फ्रेश में ही रखा जाता है। नहीं, आर्मी में ऐसा नहीं होता, यहाँ सर्विस ब्रेक तो नहीं करते, यहाँ तो 4 और 4 8 हो जाएगी। तो 8 साल का मतलब यह है कि फिर उसकी ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा वो। तो 8 साल के बाद जब वो वापस आएगा बाहर, तो पर ईयर कितनी ग्रेचुटी बनती है, उसको 8 साल की ग्रेचुटी तो मिलेगी। सर, आर्मी पर्सन कहलाया जाएगा या नहीं, या अग्निवीर ही कहलाया जाएगा? देखिए, अग्निवीर तो इन्होंने चूंकि स्कीम चलाई है तो इसलिए उसका नाम अग्निवीर रख दिया। अदरवाइज फौज का जो एज पर आर्मी लॉ, हमारा आर्मी का एक लॉ होता है, जिसने 6 महीने की भी सर्विस कर ली ना, यानी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, 6 महीने की ट्रेनिंग भी कर ली और वर्दी पहन ली एक बार आर्मी वाली, वो सैनिक है, वो सोल्जर कहलाता है। नहीं सर, वो सोल्जर तो ठीक है, सोल्जर ठीक है, मैं वो कहना चाहता हूँ, जब से ये कह रहे हैं कि इनको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा। पूर्व सैनिक, हाँ, एक्स सर्विसमैन तो अलग चीज़ है, पूर्व सैनिक, यानी कि सर पूर्व सैनिक का भी एक सम्मान होता है, तो वो सम्मान इनको नहीं मिल रहा है, तो वो ये तो ठीक नहीं है। देखो, जिसने देश सेवा कर ली, जो फौज में चला गया, जिसने आगे जा करके मान लिया इन 4 सालों के अंदर लड़ाई लग गई, कहीं एक टांग चली गई, एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया। फौज में तो जब लड़ाई लगती है तो कैसे कैसे, मैंने तो खुद लड़ाई लड़ी है 1971 की, और कैसे कैसे लोग जख्मी होते हैं। एक मेरा जवान था, वो एक साइड से पूरा इतना हिस्सा ही निकल गया, आपके तोप का एक गोला फटा बिल्कुल ही हमारे बंकर के साथ ही, वो बाहर था, हम अंदर थे, वो बिल्कुल गेट के पास था, इतना हिस्सा ही उड़ गया उसका पूरा, आधा ही। तो अब ये जो ऐसी तकलीफें उठा करके बाहर आएंगे तो उसको आप एक सैनिक का दर्जा भी नहीं दोगे, तो ये तो बहुत गलत है। उसको पूरा दर्जा मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। बाहर आए तो वो एक एक्स आर्मी पर्सन कहलाना चाहिए, वो एक्स सर्विसमैन कहलाना चाहिए, तो ये तो दर्जा जरूर मिलना चाहिए। अब जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कुछ एक बच्चों की तो, जो हम जनरली पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, कुछ एक ने तो अपने इंटरव्यू दिए थे काफ़ी तैयारियां करके, और पता लगा कि वो उनको जो है यानी सेलेक्ट भी कर लिया, यानी एलिजिबल फॉर आर्मी। तो मैं समझ रहा हूँ अगर एलिजिबल फॉर आर्मी हैं, दोबारा उनका सिर्फ और सिर्फ अगर आपको टेस्ट लेना ही है, आप उनका फिजिकल ले लो कि अभी दोबारा ढीले तो नहीं हो गए, वैसा सा टफनेस है शरीर में जैसी आर्मी के लिए चाहिए, बस वो करके देख लो और उसके बाद में उनको ले लो। पूरे का पूरा टेस्ट उनका दोबारा लेना सारा, उसका मैं समझ रहा हूँ बेकार की बात है, ये उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो पहले तैयार नहीं थे या जिन्होंने पहले इंटरव्यू नहीं दिए, अब उनका जो है, जो भी नेचुरली आर्मी का नाप तोल है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा होगा तो उसको ज़रूर लेना चाहिए आपको। अब जो बिल्कुल इसके अगेंस्ट ही है, जो इच्छुक ही नहीं है, तो उसको भाई ज़रूरी नहीं है कि वो आकर के भर्ती हो, वो अपना और कोई नौकरी देख सकता है। कैप्टन साहब, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि एक बच्चा जब सुबह 3 बजे उठता है और 3 घंटे दौड़ लगाता है, तो वो अपने दौड़ते समय दिमाग में या अपने मन में ख्यालें बनाता है कि मैं एक दिन भर्ती होऊंगा,
फिर मैं सिपाही बनूंगा, सिपाही से सूबेदार बनूंगा, सूबेदार से लेफ्टिनेंट बनूंगा, जो आगे बढ़ता जाऊंगा। वो जज्बा होता है, वो सपना देख रहा होता है इस तरह के, वो इस स्कीम ने एक ही झटके में तोड़ दिए। क्या ये स्कीम में कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? सरकार को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक सपना भी है, ये एक देश सेवा भी है। और क्या क्या है ये एक वो लड़का ही बता सकता है जो बचपन से ही सपना लेकर बढ़ता है और उसकी तैयारी करता है। नमस्कार, टीवी 4 वे से ओम आनंद, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ।